हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को एंड मोस्ट वेलकम है आप सभी का आरआर एकेडमी फिरोजाबाद में। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं क्लास नंबर 10th यूपी टीजीटी 2022 एग्जामिनेशन के लिए। और आ जाइए जल्दी जल्दी से फटाफट उसके बाद में बहुत ही बेहतरीन सेशन आज का लेकर आए हैं। मज़ा आने वाला आज के सेशन में इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर के बहुत ही शानदार क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग आ जाएंगे और शेयर जरूर कर दिया करें जिससे कि सभी लोग आ जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। रामबरन आ गए हैं, ओके गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ओके इंदु शर्मा गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग। और जो लोग भी पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना जिससे कि आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। और ये हमारी क्लास नंबर 10th है, इससे पहले ऑलरेडी 9 क्लास आपकी हो चुकी हैं जो यूपी टीजीटी 2022 करके मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है चैनल पे। आप सारी क्लासेस को सीक्वेंस से देख सकते हैं, इससे कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं हो। ठीक है, चलिएगा गुड इवनिंग सभी लोगों को गुड इवनिंग और सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आरआर एकेडमी फिरोजाबाद में। चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, दिया गया है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग बताइएगा किसके बारे में कहा जा रहा है। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबॉन्ड टू सिक इन हिज कोट, दीज आर द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम द लॉस्ट रीडर, हु इज ही। बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिए गए हैं रॉबर्ट साउदी, विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड टेनिसन और एस.टी. कॉलरिज। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए सभी लोग बताएंगे। पूनम, एक्शनडेबल थिंकिंग, विमल कुमार, गायत्री, सतीश और सभी लोगों का ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, किसी का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है और किसी का नंबर सी आ रहा है। तो चलिए लाइंस को समझ लीजिए, लाइन में क्या कहा गया है। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन टू सिक इन हिज कोट। ये लाइन है तो डायरेक्टली रेफर की जा रही है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नो डाउट। इन लाइन्स में है क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ एक लिबरल कैंडिडेट थे, उदारवादी कैंडिडेट थे। हालांकि ये जो पोएम है द लॉस्ट लीडर ये डायरेक्टली विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर ही लिखी गई है, लेकिन ये उन सभी उदारवादी, उन सभी लिबरल पोइट्स के ऊपर एक कटाक्ष करता है। ठीक है ना, एक अटैक सा करता है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के तरीके से उदारवादी थे, यानी कि जो आइडियलिस्ट नहीं थे उन लोगों पर ये अटैक करता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को ही यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड ट्रैक्टरियन मूवमेंट। आपके सामने कुछ मूवमेंट्स दिए गए हैं जिसमें से कौन सा मूवमेंट ऐसा है जिसको हम ट्रैक्टरियन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। बताइएगा। तो एस्थेटिक मूवमेंट है, द रिफॉर्मेशन मूवमेंट है, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है और द रोमांटिक मूवमेंट है। सभी लोग बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, चलिए ओके। प्रवीण, संतोष, गायत्री, मानवी, रिम्पल, सुरेंद्र, सतीश, जितेंद्र कुमार, प्रतिमा त्रिपाठी, रामबरन, सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को ही हम ट्रैक्टरियन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो शुरुआती फेज था 1833 से लेकर 1833 से लेकर और 1841 के बीच जितने भी जो ट्रैक्ट लिखे गए थे, ठीक है ना, जो ट्रैक्ट लिखे गए थे उन्हीं के अनुसार इसको ट्रैक्टरियन मूवमेंट कहा जाता था। ठीक है, और ये ट्रैक्ट लिखे किसके द्वारा जाते थे, जो हाई चर्च मेंबर हुआ करते थे इंग्लैंड के चर्च के, उन हाई चर्च मेंबर के द्वारा ये ट्रैक्ट लिखे जाते थे और इसी वजह से इसका जो नाम था शुरुआती तौर पे ट्रैक्टरियन मूवमेंट के नाम से इनको जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd पर दिया गया है द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, दीज आर द लाइन फ्रॉम द डिफोडिल्स, द कुकू, द सॉलिटरी रीपर और द ल्यूसी। कौन सा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3rd का, बताइएगा सभी लोग। चलिए शिखा यदुवंशी, MK गौतम और राखी, 2nd का सी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को ही हम शुरुआती तौर पे, यानी कि इसका जो बिगिनिंग, यानी इसका जो फर्स्ट फेज था, ठीक है ना, 1833 से लेकर 1840
1 तक जो भी ट्रैक्ट वहाँ पर लिखे जाते थे उन्हीं के अकॉर्डिंग इसको द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता था। वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर आ चुका है द सॉलिटरी रीपर। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोएम है, काफ़ी अच्छी पोएम है द सॉलिटरी रीपर। इसी में आपको ये लाइनें देखने के लिए मिल जाती हैं, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वाज हर्ड नो मोर। यानी जो सॉलिटरी रीपर है, ठीक है ना, जो हाईलैंड लेस है, जो लड़की है स्कॉटिश, उस लड़की के गाने को सुनने के बाद में, उस म्यूजिक को जो वो प्रोड्यूस कर रही थी अपने मुंह से, उस म्यूजिक को सुनने के बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ यही कहते हैं कि वो म्यूजिक जो मैंने अपने कानों से सुना था वो आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है। लॉन्ग आफ्टर इट वाज हर्ड नो मोर, भले ही मैंने इसको काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से नहीं सुना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सॉलिटरी रीपर जो कि पब्लिश हुई थी आपकी 1807 में। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने 4th। क्वेश्चन नंबर 4th पर दिया गया है, देयर वाज नो लॉन्गर रूम फॉर द कार। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है, देयर वाज नो लॉन्गर रूम फॉर द कार आफ्टर वी मूव्ड द पेशियो फर्नीचर इनटू द गैरेज सो आई हैड टू पार्क ऑन द स्ट्रीट। ये किस तरीके का सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कंपाउंड सेंटेंस है, या फिर ए एंड बी बोथ, दोनों तरीके का सेंटेंस है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे सभी लोग। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। पूजा, राशु, बिमल, राखी, रिंकी साहब, अनूप सिंह और सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आरआर एकेडमी फिरोजाबाद में। तो क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे किस तरीके का सेंटेंस है आपका ये। ठीक है, तो ये सेंटेंस है आपका, देखिए समझिएगा। देयर वाज नो लॉन्गर रूम फॉर द कार। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक मेन क्लॉज हो गया। क्लियर है। आफ्टर वी मूव द पेशियो फर्नीचर, आफ्टर लगा हुआ है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा हुआ है, ठीक है ना, इनटू द गैरेज, उसके बाद में हमारा शो भी लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है, ये हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बट मैंने कल भी बताया था कि अगर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का ऑप्शन ही नहीं है तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसको कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ लीजिएगा। ठीक है, इसमें एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर दिया गया है, द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस इज एसोसिएटेड विद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको हम बोलेंगे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस इज एसोसिएट विद विच। तो जेम्स जॉयसी, एच.जी. वेल्स, जॉर्ज ऑरवेल और ई.एम. फॉस्टर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस के साथ में कौन सा है संबंधित है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। ओके, मानवी, जितेंद्र, रिम्पल, सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है, ये जो टर्म है इसको कॉइन किया गया था डैनियल ओलिवर के द्वारा। ठीक है ना, डैनियल ओलिवर के द्वारा तो इसको कॉइन किया गया था 1840 के समथिंग, याद रखिएगा। उनकी जो फर्स्ट लाइन ऑफ साइकोलॉजी थी उसमें। इसके बाद में इसका जो यूज किया था वो अलेक्जेंडर ब्रेन ने किया 1855 में। अलेक्जेंडर ब्रेन ने, नोट कर लेना, अलेक्जेंडर ब्रेन के द्वारा किया गया। और 3rd नंबर पे इसका जो यूज किया गया था वो किया गया था विलियम जेम्स के द्वारा। ठीक है, विलियम जेम्स के द्वारा। विलियम जेम्स ने इसका बहुत अच्छे तरीके से यूज किया। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नाम की उनकी जो बुक थी उसमें 1890 में। ठीक है, और इन्हीं के लिए इसको क्रेडिट किया जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस के लिए। बट यहाँ पर हमारे सामने इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। हमारे सामने जो ऑप्शन है वो है जेम्स जॉयसी का, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस के काफ़ी सारे एलिमेंट अपने वर्क्स में डाले हैं। इसके बाद में अगर एक और राइटर है वो है आपका वर्जीनिया वुल्फ, तो उसका भी नाम आप नोट कर लीजिएगा। अगर ऑप्शन में कभी आ जाए तो आप उसका नाम भी याद रखेंगे। ठीक है ना, वर्जीनिया वुल्फ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर दिया गया है, स्माइलिंग दे लिव एंड कॉल लाइफ फ्लीजर टू मी दैट कप हैज बीन डल्ट इन अनदर मीजर। ये बहुत ही सुंदर लाइन है, बहुत ही पेनफुल, बहुत ही पैथेटिक लाइन है।
फ्रॉम विच ऑफ पीबी शैलीज पोएम हैव बीन दीज लाइन्स टेकन। तो ये लाइन कहाँ से उठाई गई है बताइएगा। तो लव्स फिलोसॉफी और ओजीमेंडियस स्टैंजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स या फिर अ लेमेंट, किस पोएम से ये लाइनें आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं बताइएगा सभी लोग। चलिए शिखा यादव स्टैंजाज आ रहा है, ओके सभी लोग बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रीति मित्तल गुड इवनिंग प्रीति। सौम्या मिश्रा विमल शिखा स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स राखी उपाध्याय, सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है आपका स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। पीबी शैली की काफी अच्छी पोइम्स है। इसमें यही कहते हैं ये कि बाकी के जो लोग हैं स्माइल दे लिव, हंसी खुशी से रहते हैं, उनकी जिंदगी बहुत ही खुश नसीब है। एंड कॉल लाइफ प्लीजर, अपनी जिंदगी को वो आनंदमय तरीके से गुजारते हैं, बहुत ही आनंदमय उनकी जिंदगी है। बट टू मी दैट कप हैज बीन डेल्ट इन अनदर मीजर, लेकिन मेरा ये जो कप है जिसमें मुझे खुशियां मिलनी चाहिए थी, उस कप में मुझे कुछ और दे दिया गया है। और देने का मतलब ये पेन, ये दर्द, ये शौरो, ये सैडनेस दे दी है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने 7th। क्वेश्चन नंबर 7 पर दिया गया है, खाली जगह है, सबसे पहले तो स्पेस है, इसे हमें फिल करना है। यू गिव अप स्मोकिंग, फिर से स्पेस है, यू विल डेवलप कैंसर। तो यहाँ पर है नेदर नॉर, बोथ एंड, एदर और एदर नो। कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बताइएगा। ओके गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। निशा वर्मा 6 का सी आ रहा है। पीवी शैली जिनका आंसर ठीक है बिल्कुल करेक्ट है, एदर और आ रहा है। सुरेंद्र 7th का सी, और लगभग सभी कैंडिडेट्स का 7th का सी आ रहा है। तो देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ पर दिया गया है, पहले तो इसको बिना किसी कंजक्शन की मदद के समझ लेते हैं। यू गिव अप स्मोकिंग मतलब तुम स्मोकिंग करना छोड़ दो। यू विल डेवलप कैंसर, तुम कैंसर को बढ़ावा दे रहे हो या कैंसर को बढ़ावा दोगे। तो हमारे सामने दो विकल्प हैं यहाँ पे, हमें इनमें से अल्टरनेटिवली यूज करना है। तो नेदर यू गिव अप स्मोकिंग, यानी न तो तुम स्मोकिंग छोड़ो, और दिया गया नॉर यू विल डेवलप कैंसर, ना तुम कैंसर को डेवलप करो। तो ये एक सही सेंस नहीं बनना है, कंजक्शन तो फिट हो रहे हैं बट ये सही सेंस नहीं बनना है। यहाँ पर हो जाएगा एदर यू गिव अप स्मोकिंग, ठीक है ना। एक थ्रेटनिंग दी जा रही है कि या तो तुम क्या करो, या तो तुम स्मोकिंग को छोड़ दो, और यू विल डेवलप कैंसर, नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम कैंसर को डेवलप करोगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो जिनका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, और आई थिंक कि सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्यूटीफुल पेस्टोरल फॉरेस्ट इन एज यू लाइक इट। विलियम शेक्सपियर का जो वर्क है एज यू लाइक इट, ठीक है ना, इसमें जो फॉरेस्ट दिखाया गया है जहाँ पर वे सभी लोग जाते हैं तो उस फॉरेस्ट का नेम क्या होता है। द फॉरेस्ट ऑफ विंडसोर, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, द फॉरेस्ट ऑफ आर्केडिया और द फॉरेस्ट ऑफ एवन। कौन सा वाला फॉरेस्ट यहाँ पर दिखाया गया बताइए। द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन आ रहा है संजय, पूनम, प्रीति, जितेंद्र और डॉक्टर त्रिपाठी गुड इवनिंग। चलिएगा सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन राइट आंसर हो जाएगा आपका, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर करके आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर दिया गया हमारे सामने, ए पर्सन हु रिनाउंस द वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो संसार से नाता तोड़ लेता है, एंड प्रैक्टिसेज सेल्फ डिसिप्लिन, और अपने खुद के सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य करता है, इन ऑर्डर टू अटेंड साल्वेशन, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए एक व्यक्ति जो संसार से नाता तोड़ लेता है, सभी तरीके के फिजिकल ऑर्नामेंट, फिजिकल ग्रीड, एवरीथिंग, जो भी संसार में मनुष्य जिसको तवज्जो देता है, उन सारी चीज़ों से वो अपने आप को परे कर लेता है अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं बताइएगा। यहाँ दिया है स्केप्टिक, एसेटिक, डिवोटी और एंटीक्वेरियन। कौन सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सभी लोग बताएंगे। चलिए पूजा सिंह, जितेंद्र, धर्मेंद्र, गायत्री, रिम्पल एंड ऑल आर करेक्ट, वेरी गुड। सभी लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, एसेटिक, नोट कर लीजिएगा, एसेटिक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सभी लोगों का बिल्कुल ठीक जा रहा है। ठीक है, ये आपका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान रखिएगा, ये आपका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड हैं उनको समझ लीजिएगा। सबसे पहले हमारा वर्ड था स्केप्टिक, ए पर्सन इनक्लाइंड टू क्वेश्चन और डाउट
एक्सेप्टेड ओपिनियंस, यहाँ दिया है एस्थेटिक जिसके बारे में हमारी बात हो चुकी है। करेक्टराइज बाई सेवर सेल्फ डिसीजंस एंड एब्सटेन फ्रॉम ऑल फ्रॉम द इंटरग्रेंस टिपिकली फ्रॉम रिलीजियस रीजन्स। नेक्स्ट हमारे सामने था डिवोटी, अ पर्सन हु इज वेरी इंटरेस्टेड इन एंड एंथुसियास्टिक अबाउट समवन और समथिंग। एंटीक्वेरियन दिया गया रिलेटिंग टू और डीलिंग इन एंटीकेट और रेयर बुक्स, यानी कि बहुत ही क्लासिकल बुक्स जो हैं उनसे उनका ऑब्जर्वेशन करना। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर दिया गया है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको लर्न कर लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के जितने भी जो मेंबर हैं उन सभी के नेम याद कर लेने हैं, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो यहाँ पर मेंबर नहीं है? रिचार्ड हरेल फ्रॉड, एडवर्ड प्यूसी और इजाक विलियम और विलियम मॉरिस। कौन सा वाला कैंडिडेट है जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का कैंडिडेट नहीं है, बताइएगा। चलिए, अरुण, आशीष गुप्ता, फ्रॉड आ रहा है, प्रवीण कुमार, अमृता चौधरी, मानवी, प्रासु, रिचार्ड आ रहा है, गायत्री, 10th का ए आ रहा है, जेम्स जॉयस। कुछ लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं तो सभी लोग साथ साथ आ जाएं। रिंकू कनौजिया ऑप्शन नंबर ए, रिचार्ड हुर्रे। देखिएगा, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के अगर लीडर्स की बात करी जाए, जैसे हम मेटाफिजिकल पोइट्स और आपके जो यूनिवर्सिटी विट्स होते हैं उनके लीडर्स की बात करते हैं, ऐसे ही अगर हम इनके लीडर्स की बात करें तो इनमें जो सबसे पहले नेम आता है वो है हमारा जॉन हेनरी न्यूमैन का। नोट कर लीजिएगा इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो जॉन हेनरी न्यूमैन ये कौन है? इसके एक लीडर हैं। अभी पूरी बात मेरी फिनिश नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जॉन हेनरी न्यूमैन सबसे पहले कैंडिडेट आपके ये हैं, जॉन हेनरी न्यूमैन। इसके बाद में जो दूसरा नंबर पे कैंडिडेट आ जाता है वो है आपका रिचार्ड हरेल फ्रॉड। ऑप्शन नंबर ए भी हमारा ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का एक कैंडिडेट है और एक अच्छा कैंडिडेट है। एडवर्ड प्यूसी भी हमारे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के मेंबर हैं और इसाक विलियम ये भी हमारे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के एक लीडिंग कैंडिडेट हैं। हमारे सामने ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, विलियम मॉरिस, ये हमारे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के कैंडिडेट नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेना और याद भी कर लेना, ठीक है। तो जिनका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है विलियम मॉरिस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11th। क्वेश्चन नंबर 11 पर दिया गया है आई एडमायर टाइम, कॉमा लगा हुआ है, बट ही डजंट एडमायर मी, लेकिन वह मुझे एडमायर नहीं करता। एल्दो आई ट्राई हार्ड टू इम्प्रेस हिम, भले ही मैं उसको इम्प्रेस करने के लिए बहुत कोशिश करता हूँ। चलिएगा, तो ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? किस तरीके का सेंटेंस है ये बताइएगा सभी लोग। ओके, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आ रहा है, गायत्री, रिंकू और जितेंद्र, सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, लगभग सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कल वाला पैटर्न सभी को याद हो गया ना? आई एडमायर टाइम, बट लगा हुआ है, सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, बट लगा हुआ है, ठीक है। बट ही डजंट एडमायर मी, उसके बाद में एल्दो लगा हुआ है जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो हमने बताया था कि एक या एक से अधिक मेन क्लॉज हो या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए कोऑर्डिनेट क्लॉज हो और एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, ठीक है ना। एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो और दो या दो से अधिक हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए मेन क्लॉज हो, तो हमारा वो सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। इनकेस अगर ये ऑप्शन हमारा नहीं होता है तब उस कंडीशन पे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसको टिक करते हैं, ठीक है। चलिए, तो जिनका ऑप्शन नंबर डी जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 है द सेंटिगो रिवर फ्लो थ्रू नयारिती, ठीक है, इट एम्प्टीज इनटू द पैसिफिक ओशियन, यानी कि जो सेंटिगो रिवर है वो नयारिती से होते हुए गुजरती है। इट एम्प्टीज इनटू द पैसिफिक ओशियन, और ये पैसिफिक ओशियन में गिरती है। तो ये हमारा किस तरीके का सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बताइएगा। सभी लोग इस पैटर्न को याद रखिएगा जिससे कोई भी मिस्टेक नहीं हो। ओके, चलिए, गायत्री, संजय, भूल सिंह, अनूप और सभी लोगों का लगभग ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। इंदु शर्मा, बिमल और सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है।
तो चलिए इसको एनालाइज कर लेते। कल भी इस पैटर्न का क्वेश्चन मैंने कराया था, सेमी कॉलन जिस पर लगा हुआ था। जब दो सेंटेंस हमारे सेमी कॉलन से जुड़े हुए हैं देन वी मस्ट ऐड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। सो द सेंटिगो रिवर फ्लोज थ्रू नयरती, इट एम्प्टीज एंड इनटू द पैसिफिक ओशियन। मतलब ये जो रिवर है ये नैऋती से होते हुए गुजरती है और ये ओशियन में यानी पैसिफिक ओशियन में गिरती है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे बीच में, ठीक है। तो हमारा ये कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, कंपाउंड हो गया ये, ठीक है। चलिए वेरी गुड, जिनका कंपाउंड आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। और इस पैटर्न को समझ लीजिएगा, कल भी मैंने 5 क्वेश्चन कराए थे इस पूरे पैटर्न पे और आज मैंने ये 3 क्वेश्चन और करा दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे दिया गया है द प्री रैफेलाइट पोइट्स बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ। प्री रैफेलाइट जो पोइट थे वो किस कंसेप्ट पर आधारित थे, किस कंसेप्ट पर सोचते थे। आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट फॉर लाइफ सेक, आर्ट फॉर मोरल टीचिंग, आर्ट विद अ डेफिनिट पर्पज। बताइएगा कौन सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए गायत्री, मनोज, जितेंद्र, त्रिपाठी जी 13 का ए आ रहा है, वेरी गुड। सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट है, आर्ट फॉर आर्ट सेक, ठीक है ना। कला कला के लिए होनी चाहिए। एवरीथिंग दैट इज लॉजिकल, जो भी लॉजिकल है, जो भी रीजनिंग है, जो भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं, किसी भी तरीके का राजनीतिक, धार्मिक, ठीक है ना, वो हर तरीके का इश्यू, हर तरीके का इन्फ्लुएंस इस चीज से दूर होना चाहिए। दैट मीन्स आर्ट फॉर आर्ट सेक, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 पर दिया गया है पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म बाय द लॉ ऑफ पोएटिक ट्रुथ एंड पोएटिक ब्यूटी, हु डिफाइंस पोएट्री इन दीज वर्ड्स। ये पोएट्री की डेफिनेशन किस राइटर के द्वारा दी गई है बताइएगा। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है, शैली ने कहा है या वाल्टर पीटन ने कहा है। बहुत ही फेमस पोइट्री की डेफिनेशन है। आई होप कि सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाने वाला है। वेरी गुड, मैथ्यू आर्नोल्ड, ठीक है। गीता, प्रवीण, धर्मेंद्र, अभिलाष, सतीश, अनूप सिंह, मनोज, पीएस एकेडमी, पीवी शैली बता रहे हैं। पीवी शैली अभी इतनी दूर चल रहे हैं, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जिन लोगों का राइट आंसर है मैथ्यू आर्नोल्ड, ठीक है ना, द क्रिटिक और राइटर और पोइट। मैथ्यू आर्नोल्ड ने पोइट्री की ये डेफिनेशन दी है कि पोइट्री क्या है, पोइट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स फॉर सच अ क्रिटिसिज्म। चलिए सभी लोगों का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंग्लिश ग्रामर का, दिया गया है ही कुडंट गेट द जॉब, ही कुडंट गेट द जॉब स्पेस हिज क्वालिफिकेशंस। तो 2 हो जाएगा, मोर ओवर हो जाएगा, डेस्पाइट हो जाएगा, डेस्पाइट द फैक्ट दैट हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर हम फिल करेंगे कि ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए मैथ्यू आर्नोल्ड आ रहा है, सभी का मैथ्यू आर्नोल्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर था। पीएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस और काके 143 ऑप्शन नंबर ए, डेस्पाइट बिल्कुल करेक्ट। देखिए 2 का मतलब यद्यपि, मोर एवर यानी कि और ज्यादा, डेस्पाइट, डेस्पाइट का मतलब के बाद भी, के बाद भी कर सकते हैं या फिर के बावजूद भी कर सकते हैं, कुछ भी समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा ही कुडंट गेट द जॉब, उसे जॉब नहीं मिल पाई, ठीक है ना। डेस्पाइट हिज क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन के बावजूद। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। इन स्पाइट ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर केवल डेस्पाइट का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 पर दिया गया है द हाउस वाज नॉट वेरी ब्यूटीफुल फुल स्टॉप आई लाइक द गार्डन, और यहाँ पर है आपकी खाली जगह, ये स्पेस है लास्ट में, ठीक है ना। गार्डन के बाद में कॉमा लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बट लगाएंगे, 2 लगाएंगे, इन स्पाइट ऑफ लगाएंगे या ऑन अकाउंट ऑफ लगाएंगे, जिससे ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाए। बताइएगा, सभी लोग बताएंगे, थोड़ा सा सोचने समझने के बाद बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। ओके जितेंद्र, पीएस एकेडमी, इन स्पाइट ऑफ आ रहा है, इन स्पाइट के बावजूद, के बावजूद कैसे हो जाएगा। द हाउस वाज नॉट वेरी ब्यूटीफुल आई लाइक द गार्डन दो,
यद्यपि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। 2 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये जो ऑप्शन बना हमारा ये हो गया, द हाउस वाज नॉट वेरी ब्यूटीफुल, यानी घर ज्यादा कुछ खास नहीं है, घर ज्यादा सुंदर नहीं है, यद्यपि मैं इसको पसंद करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है और 17 पर है, हु कॉल्स पोएट्री और स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड टू टीच एंड डिलाइट। बताइएगा, ये भी एक पोएट्री की डेफिनेशन है और ये पोएट्री की डेफिनेशन किस राइटर ने, किस क्रिटिक ने या किस स्कॉलर ने प्रस्तुत की है। प्लेटो ने, अरिस्टोटल ने, होमर ने या फिर वर्जिल ने। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे सभी लोग। चलिए, अर्चना, राहुल, धर्मेंद्र, अरिस्टोटल, ES अकेडमी 17 का भी आ रहा है और लगभग सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड टू टीच एंड डिलाइट, ये हमारा अरिस्टोटल के द्वारा दिया हुआ डेफिनेशन है अकॉर्डिंग पोएट्री। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 पर पूछा जा रहा है, कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर। तो ये क्या हो जाएगा, पन हो जाएगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट हो जाएगा, ऑक्सीमोरन हो जाएगा, एल्यूट्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड है फिगर ऑफ स्पीच पर। बताइए सभी लोग। ओके, धर्मेंद्र एल्यूट्रेशन आ रहा है, रुद्रेश ऑप्शन नंबर डी, माही वर्मा, जितेंद्र, रत्नेश एल्यूट्रेशन, वेरी गुड। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। किसी वर्ड का सेम लेटर के साथ में स्टार्टिंग होना, ठीक है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, एल्यूट्रेशन कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर पन दिया गया, पन का मतलब ये है प्लेइंग ऑन द वर्ड्स, एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग होना, ट्रांसपोर्ट एपिथेट और ऑक्सीमोरन विरोधाभास। सारी चीज़ों की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे नोट कर दी है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और वैसे तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पर दिया गया है, नोट्स हैड ऑल स्पेंट where our desire is God without content. 'Tis safer to be that which we destroy than we destruction dwell in doubtful joy. Who speak these lines? बताइएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइन्स किस कैरेक्टर के द्वारा बोली जाती हैं। क्लियोपेट्रा टू एंटोनी, हैमलेट टू हिमसेल्फ, फूल इन मर्चेंट ऑफ वेनिस और लेडी मैकबेथ टू हरसेल्फ। ये लाइन कौन सा कैरेक्टर बोलता है बताइएगा, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अनूप सिंह ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, हेमलेट बता रहे हैं कुछ लोग, विमल 18 का ए आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिएगा, नोट्स हैड ऑल स्पेंट वेयर अवर डिजायर इज गॉड विदाउट कंटेंट, इट इज सेफर टू बी दैट विच वी डिस्ट्रॉय। कहने का मतलब ये है, नोट्स हैड ऑल स्पेंट यानी सब कुछ करने के बाद भी, आफ्टर अवर ईच इफोर्ट्स हमारे हर एक प्रयास के बाद, पूरी ताकत लगा देने के बाद, वेयर अवर डिजायर इज गॉड हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर लें, हम अपने एम को प्राप्त कर लें, टारगेट को अचीव कर लें, विदाउट कंटेंट, लेकिन शांति नहीं हो मन में, ठीक है ना, कंटेंट शांति नहीं हो तो क्या है, इट इज सेफर टू बी दैट विच वी डिस्ट्रॉय। तो ये उससे बेटर है कि हमने जिसको डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है ना, हमने जिसको डिस्ट्रॉय किया है वो तो कैसा हो गया, वो तो सेफ हो गया, उसको तो कोई तकलीफ नहीं हुई, वो तो मर गया। देन बाय द डिस्ट्रक्शन ड्वेल इन डाउटफुल जॉय, जिसने उसको मारा वो डाउटफुल है, उसका चैन, उसका जो पीसफुलनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर जो लेडी मैकबेथ है वो ये कहती है कि सारी कोशिशें करने के बाद भी ऐसे टारगेट का क्या फ़ायदा जिसमें पूरा सुख चैन लुट जाए। बेहतर है कि जिसको हम बर्बाद करें उसकी जगह पर हम बर्बाद हो जाएं, क्योंकि जिसको हम बर्बाद करते हैं वो तो सुख की नींद सो जाता है और हम बर्बाद करने के बाद में डिस्ट्रक्शन में हो जाते हैं, ठीक है ना, पेनफुल कंडीशन में हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली मुद्रा में पहुंच जाते हैं। तो ये जो लाइन है ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लेडी मैकबेथ अपने आप से ये लाइन बोलती है, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 19, अगर इसके एक्ट की बात करें तो ये एक्ट 3 और सीन 2 की स्पीच है। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 पर दिया गया है एक और इम्पोर्टेंट स्पीच है। तो हाउ नाउ माई लॉर्ड
वाई डू यू कीप अलोन ऑफ सॉरीस्ट fancies your companions making using those thoughts which should indeed have died with them they think on things without all remedies should be without regard what's done is done at time। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ से आप इसको पहचान सकते हैं, यहाँ से ऐड कर दिया है थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड। ये किस कैरेक्टर के द्वारा लाइनें बोली जाती हैं? चलिए इसके ऑप्शंस देख लीजिएगा। ऑप्शंस पे दिया गया है ऑफेलिया टू हैमलेट, फूल इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, गर्ट्यूड टू क्लॉडियस और लेडी मैकबेथ टू मैकबेथ। बताइएगा ये स्पीच जो है वो किसके द्वारा बोली जाती है? और यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन भी मैंने ऐड कर दिया है। हाउ आर यू माई लॉर्ड, वाई डू यू कीप टू योर सेल्फ विद ओनली योर शेयर्ड थॉट्स फॉर कंपनी, दीज शेयर्ड थॉट्स शुड हैव डेड अलॉन्ग विद द मैन you are thinking about, you should not think about things you can't change, what done is done। बताइए कहने का मतलब है मेरे लॉर्ड, मेरे स्वामी, तुम इतने दुखी क्यों हो? उस चीज को लेकर जो तुम सोच रहे हो वो तो उसी के साथ खत्म हो गई जिसको तुमने मारा है, और उस चीज के बारे में तुम क्यों परेशान होते हो जिसको तुम बदल नहीं सकते। तो ये लाइनें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये लाइन बोली जाती हैं लेडी मैकबेथ के द्वारा। इसको भी आप लोग नोट करिएगा, लेडी मैकबेथ टू मैकबेथ, यानी अपने हस्बैंड से वो ये लाइन बोलती हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। ठीक है ना? चलिएगा, जो अभी वाली जो स्पीच मैंने बोली थी उस स्पीच में जो लेडी मैकबेथ है, ठीक है ना, वो अपने आप से बात कर रही है, खुद सोच रही है। उसके सोचने के जस्ट बाद में मैकबेथ का अपीयरेंस आता है, मैकबेथ एंटर करता है सीन में, तब वो ये बात मैकबेथ से करती है, यानी कि ये सेम स्पीच है उसकी। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। 21 पर है पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक इट्स ऑर्गन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटीज। तो इसका आंसर तो सभी लोगों को पता है, ये तो बहुत ही फेमस डेफिनेशन है पोइट्री की। इस डेफिनेशन को किस पोइट ने दिया है? बताइएगा। वर्ड्सवर्थ, संजय, अभिलाष, गीता और धर्मेंद्र। वर्ड्सवर्थ आ रहा, सभी लोगों का वर्ड्सवर्थ आ रहा है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21 का जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोइट्री की डेफिनेशन है, नोट कर लीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट कोटेशन है हमारे सामने, दिया गया है कम यू स्पिरिट दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट्स अनसेक्स मी हियर एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू टॉप फुल ऑफ डिजायर्स क्रूअल्टी। सो हु स्पीक दीज लाइन्स? इन लाइन्स को किसके द्वारा बोला जाता है? बताइएगा। संतोष कुमार, पूनम ठाकुर और डॉक्टर त्रिपाठी, मानवी सिंह, लेडी मैकबेथ। ठीक है ना? याद रखिएगा, आज की मैंने जो स्पीच दी है वो आपको मैकबेथ नामक जो ट्रेजेडी है उससे उठाकर दी है। इनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको इन्हें याद करना है। ये कोई टेस्ट नहीं है कि आपसे अगर नहीं आ रहा है तो आप ये सोचें कि हमसे नहीं आ रहा है। ये कोई टेस्ट नहीं है, ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी है। ठीक है? तो कम यू स्पिरिट दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट्स अनसेक्स मी हियर एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू द टॉप अप फुल ऑफ डिजायर्स क्रूअल्टी। ये उस समय की बात है जब मैसेंजर ये कहने के लिए आता है लेडी मैकबेथ से कि डंकन आपके महल में आने वाले हैं। ठीक है ना? इधर उसको ऐसा तो लग ही रहा था कि हमारा जो हस्बैंड है वो आगे चल के राजा बन जाएगा अगर किंग डंकन की हत्या कर दी जाएगी। तो ये जो लाइनें हैं ये लाइन भी लेडी मैकबेथ के द्वारा अपने आप से बोली जाती हैं। वो यानी कि एक आकांक्षा व्यक्त करती है अपने आप से कि उसके अंदर इतनी क्रूअल्टी आ जाए, इतनी क्रूअल्टी आ जाए कि हर तरीके की फीलिंग उसके जेहन से निकल जाए और वो किंग डंकन को मार पाए। ठीक है? सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा। कम ऑन यू स्पिरिट दैट एयर थॉट्स ऑफ मर्डर, रिमूव मी वन वुमनहुड एंड फिल मी अप फ्रॉम हेड टू विद द टेरिबल क्रूअल्टी। ठीक है? चलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया हमारे सामने। एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, दिया गया मेक थिक माई ब्लड, stop up the access and passage to remorse, that no compulsion visiting of nature shake my fell purpose, nor keep peace between the effect and it। ये लाइन किसके द्वारा बोली जाती हैं? आज मैंने 3 स्पीच कराई हैं, 4 स्पीच कराई हैं। इन 4 स्पीच को आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीच है। ठीक है ना? चलिए, ओके। संजय, अमृता, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट। ठीक है ना? ये भी लेडी मैकबेथ की स्पीच है।
देखिए आप वन बाई वन अगर आप याद करेंगे तो आप इसको भूल जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ आप इसके बाद में इन स्पीचेस को कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही अपनी आकांक्षा व्यक्त करती है कि मेक थिक माई ब्लड, मेरे ब्लड को इतना गाढ़ा कर दो। गाढ़ा का मतलब ये है कि इतना मर्सी लेस कर दो कि मैं उन सारे अटेम्प्ट्स को कर पाऊँ जो करना चाहती हूँ। स्टॉप ऑफ द एक्सेस एंड पैसेज टू रिमोर्स, और किसी भी तरीके की जो फीलिंग है हर्ट में आने वाली उदार ताकि वो मेरे दिल में कभी नहीं आए। दैट नो कंसर्न विजिटिंग ऑफ नेचर शेक माई फेल पर्पस, जिससे कि मैं जिस पर्पज के लिए जा रही हूँ वो पर्पज मेरा फेल नहीं हो। नॉर कीप पीस बिटवीन द इफेक्ट एंड इट, और इस काम को करते समय मेरे मन में किसी भी तरीके की दया की भावना उत्पन्न नहीं हो। तो ये भी लाइन ऑप्शन नंबर डी यानी कि लेडी मैकबेथ के द्वारा अपने आप से बोली जाती हैं, ठीक है, खुद सोचती है वो। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दिया है, नोट कर लेना। थिकन माई ब्लड, ब्लॉक माई वेन्स फ्रॉम द फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट, सो दैट नो नेचुरल फीलिंग ऑफ गिल्ट और डाउट कैन स्वे मी फ्रॉम द डार्क डिजायर और प्रिवेंट मी फ्रॉम द अकम्प्लिश देम। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 पर दिया गया है, हु सेज पोएट्री इज ऑफ ऑल ह्यूमन लर्निंग द मोस्ट एंशिएंट एंड ऑफ द मोस्ट फादरली एंटिक्विटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और ये भी पोइट्री की ही डेफिनेशन है। बताइए तो ये लाइन किसके द्वारा बोली जाती है? अरिस्टोटल के द्वारा, मिल्टन के द्वारा, सर फिलिप सिडनी के द्वारा। एक ऑप्शन और भी है आपके सामने, मैथ्यू अर्नोल्ड। बताइएगा किसके द्वारा ये लाइन बोली जाती है? सभी लोग बताएंगे, चलेगा। ऋषि कुमार, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, लाइन्स में जो राइटर है, जो पोइट है, वो क्या कहना चाहता है। पोइट्री इज ऑफ ऑल ह्यूमन लर्निंग, पोइट्री से हम बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है ना। द मोस्ट एंशिएंट एंड द मोस्ट फादरली एंटिक्विटी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्राचीन और सबसे ज़्यादा पुरानी है जिससे हमें सीख मिलती है। तो ये लाइनें किसके द्वारा बोली गई हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोगों का आंसर आ गया है सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी का एक वर्क है द डिफेंस ऑफ पोएसी, द डिफेंस ऑफ पोएसी, नोट कर लेना, द डिफेंस ऑफ पोएसी। कभी कभी इसका टाइटल आ जाता है एन अपोलॉजी फॉर पोएजी, ठीक है ना, एन अपोलॉजी फॉर पोएजी, ये भी आ जाता है। इसको इन्होंने लिखा था 1580 में, 1580 में लिखा था। उसी में इन्होंने अपनी ये डेफिनेशन पोइट्री के बारे में दी है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने 25। कम टू माई वीमन्स ब्रिस्ट, कम टू माई वीमन्स ब्रिस्ट एंड टेक माई मिल्क फॉर गैल, यू मर्डरिंग मिनिस्टर्स वेयर इन योर साइटलेस सब्सटेंसेज यू वेट ऑन नेचर्स मिसचीफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही भयानक लाइन है, टेरिबल लाइन है। इतनी भयानक सोच इस लाइन्स में आपको दिखाई पड़ रही होगी। तो ये लाइन्स किसके द्वारा बोली गई हैं? ऑफिलिया, मिरिंडा, क्लियोपेट्रा और लेडी मैकबेथ। बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। वेरी गुड। तो ये लाइन भी आपकी किसके द्वारा बोली गई है? ये लाइन भी आपकी लेडी मैकबेथ के द्वारा बोली गई है। तो लाइन लेडी मैकबेथ के द्वारा बोली गई हैं। और 1, 2, 3 ये मैंने 3 स्पीच कराई है लेडी मैकबेथ की। फर्स्ट वाली स्पीच थी वो अलग स्पीच थी, और ये कंटिन्यूस 3 स्पीच जो मैंने कराई हैं ये टोटल एक ही सीन, एक ही एक्ट की हैं, जिसमें लेडी मैकबेथ उस मैसेंजर की बात सुनने के बाद में ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर देती है कि वो किंग डंकन को मारने के लिए किस तरीके से कोशिश करे और किस तरीके से जो ईविल स्पिरिट्स हैं वो उसका साथ दें, कि उसके अंदर जो इनोसेंसी है, जो मानवता है, जो वुमनहुड है वो खत्म हो जाए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए दिया गया है, डेमन्स ऑफ मर्डर कम टू मी फ्रॉम वेयर एवर यू हाइड योर सेल्फ एज यू वेट टू एड एंड अवेट करप्ट and evil feelings and turn my mother's milk into bitter acid। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 पर है, who denounce poets as father of lies। किस राइटर ने कहा है पोइट्स के बारे में फादर ऑफ लाइज, यानी कि पोइट्स के बारे में बहुत बुरा भला कहा है, पोइट्री के बारे में बहुत बुरा भला कहा है, पोइट्स को लायर बोला है और पोइट्री को लाई बोला है। सो ही इज द राइटर, बेन जॉनसन, फ्रांसिस बेकन, गॉसन और मार्लो। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फटाफट फटाफट बताइएगा। चलिए जितेंद्र, प्रवीण, ऋषि, धर्मेंद्र और राहुल मंडल, जितेंद्र कुमार, लगभग सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है गॉसन, जिनका पूरा नेम है स्टीफन गॉसन। स्टीफन गॉसन का एक वर्क है, ठीक है ना, जिसको उन्होंने
जिसको उन्होंने लिखा था 1579 में। और इस वर्क में क्या किया था इन्होंने, सभी पोइट्स को, ठीक है ना, सभी पोइट्स को, सभी तरीके की पोइट्री को एक तरीके से अटैक किया था। ये कहा था कि पोइट्री क्या है, पोइट्री इज द मदर ऑफ लाई, यानी कि पोइट्री झूठ की माँ होती है। और पोइट क्या होते हैं, पोइट लायर्स होते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस वर्क का नाम था स्कूल ऑफ एब्यूजेस, नोट कर लीजिएगा, स्कूल ऑफ एब्यूजेस। ठीक है, याद रखेंगे। इसी के रिटर्न में जो सर फिलिप सिडनी है, उन्होंने अपना जो वर्क लिखा था वो था अपोलॉजी फॉर पोइट्री और एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 पर दिया गया है, ही इज वेरी क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग। फिर स्पेस दिया गया है, ही कांट पास हिज एग्जाम्स। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपका इंग्लिश ग्रामर का है। आपको यहाँ पर जो खाली जगह दिख रही है उसमें एक वर्ड फिल करना है। इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट ऑफ, बोथ ए एंड बी और नेवरथलेस। कौन सा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कौन सा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा जिससे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। ही इज वेरी क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग, खाली जगह, ही कांट पास हिज एग्जाम्स। बताइएगा सभी लोग। चलिए, धर्मेंद्र, भूल सिंह, अमृता, रामबरन और अनुराग अवस्थी 27 ऑप्शन नंबर सी। सभी लोगों का आंसर आ रहा है सी, बोथ ए एंड बी। चलिएगा, तो बोथ ए एंड बी को हम देख लेते हैं क्या होता है। बोथ ए एंड बी को चेक कर लेते हैं। भाई सभी का आंसर बोथ ए एंड बी आ रहा है। तो ही इज वेरी क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग, वो बहुत होशियार और बहुत ज़्यादा परिश्रमी है। इस लाइन का मतलब आपका ये हो गया। ही कांट पास हिज एग्जाम्स। अब इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या है, डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद। ठीक है ना, के बावजूद। इन स्पाइट का मतलब भी के बावजूद है। और यहां पर दिया गया है नेवरथलेस। तो हमें क्या करना है, हमें आंसर देना है फिर भी। क्या करना है, फिर भी। अब बताइए, के बावजूद लगाएंगे, के बावजूद पास नहीं कर सकता या फिर भी पास नहीं कर सकता, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर भी वो पास नहीं कर सकता, के बावजूद पास नहीं कर सकता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, फिर भी वह पास नहीं कर सकता, ये हमारा करेक्ट रहेगा। तो सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जिनका ऑप्शन नंबर डी जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है, नेवरथलेस। ठीक है, नेवरथलेस होगा, वेरी गुड। समझ लीजिएगा, इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद होता है, के बाद भी होता है। ठीक है ना, डेस्पाइट का मतलब भी सेम है। तो यहाँ पर हम के बाद, अब सपोज करिए अगर यहाँ पे हम ये लगा देते हैं, ही इज वेरी क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग, वो बहुत होशियार और वो बहुत हार्ड वर्किंग है। अब के बाद, अब यहाँ के बाद का सेंस यहाँ पर ऐड नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में ऐड नहीं हो सकता। यहाँ पर हम करेंगे फिर भी वो पास नहीं हो सकता। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 28 पर है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्कूल ऑफ एब्यूजेस। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया है अब ये, क्योंकि इस पर आपके 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए अभी आज ही के सेशन में। तो फटाफट कमेंट करेंगे कि द स्कूल ऑफ एब्यूजेस को किसके द्वारा लिखा गया है। चलिए, निशा यादव, पूनम, अनूप, अनुराग, शिखा, रत्नेश, ओके, सुरेंद्र। चलिएगा, ठीक है, मानवी सिंह गौसन, वेरी गुड। स्टीफन गौसन के द्वारा लिखा गया द स्कूल ऑफ एब्यूजेस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में सारी डिटेल में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पर दिया गया, टिक द ऑप्शन हैविंग एन एरर। आपको एक ऑप्शन चूज करना है जिसमें एरर है। चलिएगा, ध्यान से देखेंगे। He is jealous for my success and wants to destroy me। वो मेरी सफलता से जलता है और मुझे बर्बाद करना चाहता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, किस पोर्शन में आपको मिस्टेक नजर आ रही है। जीलस ऑफ, वेरी गुड। जिन लोगों का आंसर आ गया जेलस ऑफ समथिंग और समवन फॉर हिज सक्सेस और हिज ग्रोथ। किसी व्यक्ति की सफलता से, सुपीरियरिटी से, ग्रोथ से और हाईनेस से जलने के लिए, ईर्ष्या रखने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है ना, ही इज जेलस ऑफ माई सक्सेस। ऑप्शन नंबर ए में आपकी मिस्टेक है, ऑफ, फोर की जगह पर हमारा ऑफ हो जाएगा। क्लियर है ना, फोर की जगह पर ऑफ हो जाएगा, आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 पर दिया गया है, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड हु मेक्स दिस ऑब्जर्वेशन। बताइएगा, ये जो कोटेशन है आपके बारे में, ये कोटेशन किस राइटर का है। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड,
तो ये बात वर्ड्सवर्थ ने कही है, शैली ने कही है, कॉलरिज ने कही है, या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी क्वेश्चन है आज के, एक दो बार पढ़ लेना है इनको, बहुत आसानी से लर्न हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिएगा, शैली आ रहा है, अनुराग शैली आ रहा है, सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शैली आ रहा है, गुड। क्वेश्चन नंबर 30 का जिन लोगों का राइट आंसर है पीबी शैली, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वेशन पोइट्री के बारे में किसका है? पीबी शैली का है, नोट करिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया 31। क्वेश्चन नंबर 31 पर दिया गया है टिक द ऑप्शन हैविंग एन एरर। आपके सामने फिर से एक स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, आपको बताना है किस पोर्शन में मिस्टेक है। दिया गया है व्हेन द स्ट्रेंजर शॉ मी, जब स्ट्रेंजर ने मुझको देखा, ही सीम्ड टू रिकॉग्नाइज मी, ऐसा लग रहा था उसने मुझे पहचान लिया था। एंड आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम, उसने पूछा मेरा नाम क्या था। और लास्ट में दिया गया है नो एरर। कौन सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर चलिएगा। ओके, माई नेम बाज और प्रीति मित्तर, अनुराग, व्हाट माई नेम बाज, वेरी गुड। तो देखिए क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिएगा। व्हेन द स्ट्रेंजर सॉ मी ही सीम टू रिकॉग्नाइज मी एंड आस्क्ड। तो यहाँ पर क्या दिया है? आस्क्ड दिया है। ये हमारा एक इनडायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट नरेशन है। और ऐसी किसी कंडीशन में जब इनडायरेक्ट नरेशन में आपका कोई भी क्वेश्चन वर्ड एज अ कंजक्शन के रूप में जुड़कर आता है सेंटेंस को प्रिसीड करने के लिए, तो कंजक्शन तो हमारा वो क्वेश्चन वर्ड ही रहता है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद का जो पूरा सेंटेंस होता है उसका जो फॉर्मेट हो जाता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो जाता है, और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है? एंड आस्क्ड मी व्हाट, ठीक है ना। व्हाट दिया है तो व्हाट तो वैसा का वैसा ही रहेगा, माई नेम बाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई नेम वाज, ठीक है ना। व्हाट माई नेम बाज हो जाएगा, व्हाट माई नेम बाज। क्वेश्चन वर्ड ये रहा, बाकी का सब्जेक्ट, वर्ब, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब इसलिए वाज है। अगर कुछ और चीज होती तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता। क्लियर हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपकी मिस्टेक है। जिनका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 32 पर दिया गया है हु put poets, pipers, players and jester in one group and called them caterpillars of a commonwealth। बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा राइटर है जिसने पोइट्स को, पाइपर्स को, प्लेयर्स को, जेस्टर्स को, या जितने भी जो लिटरेरी फिगर होते हैं जो किसी न किसी तरीके से मनोरंजन, राइटिंग, एक्ट कुछ भी करते हैं, उन सभी को कैटरपिलर ऑफ कॉमनवेल्थ बताया है? बताइएगा। तो सिडनी ने, गौशन ने, जॉन लिली ने, या फिर बेन जॉनसन ने? क्वेश्चन नंबर 32 बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। चलिएगा। ओके, किरण मौर्य, धर्मेंद्र और रामबरन, रमाकांत सक्सेना, सुरेंद्र। 32 का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, स्टीफन गॉसन, वेरी गुड। अभी अभी स्टीफन गॉसन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। स्टीफन गॉसन ने अपनी जो बुक थी द स्कूल ऑफ एब्यूजेस, उसमें इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें की हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर का, दिया गया है टिक द ऑप्शन हैविंग एन एरर, माई ब्रदर along with his friends are going on a tour, और लास्ट में दिया गया है नो एरर। ये तो थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन है, आई थिंक सभी लोग इसको 1 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। चलिए, इज गोइंग हो जाएगा, वेरी गुड। तो इसका मैंने एक सिंपल सा फॉर्मेट दे दिया है। अगर लर्न नहीं होता ये फॉर्मूला तो आप एक बात को याद रखिएगा, अगर कहीं पर आपका नाउन, ठीक है, नाउन दिया गया हो या कोई प्रोनाउन दिया गया हो, उसके बीच में हमारा क्या आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, और उसके बाद में फिर कोई नाउन या प्रोनाउन दिया हो। कहने का मतलब एक हेड वर्ड इधर हो और एक हेड वर्ड इधर हो, बीच में प्रीपोजिशन हो, तो जो पहले वाला जो वर्ड होता है प्रीपोजिशन से पहले वाला, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। क्लियर है ना। तो माई ब्रदर हमारा अलोंग विद से पहले आया है, यही हमारा सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट वी हैव टू पुट आउट द वर्ड्स। तो आर गोइंग की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज गोइंग हो जाएगा, क्योंकि माई ब्रदर कितने हैं, केवल एक हैं, सिंगुलर है, ठीक है ना। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, अगर किसी हेड वर्ड के पेयर में प्रीपोजिशन आती है तो जो पहला वर्ड होता है वही सब्जेक्ट होता है, बाकी के पीछे चाहे प्लुरल लगा हुआ हो, सिंगुलर लगा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 पर दिया गया है सी इंक्वायर्ड फ्रॉम द स्ट्रेंजर
हु वाज ही एंड व्हाट ही वांटेड फ्रॉम हर। लास्ट में दिया गया है नो एरर। क्वेश्चन नंबर 34 का कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जिसमें आपकी मिस्टेक है, बताइएगा। जरा गौर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 को, सॉरी 34 को, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। चलिए, मानवी सिंह, धर्मेंद्र, इंक्वायर्ड ऑफ आ रहा। भाई इंक्वायर्ड ऑफ का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, किसी चीज की जांच पड़ताल करना। मुझे पता था यही होने वाला था, इसी वजह से मैंने कहा थोड़ा सोच समझ कर बोलिएगा। इंक्वायर्ड ऑफ का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट समथिंग, किसी चीज की जांच पड़ताल करना, ठीक है ना। इंक्वायर इनटू, इंक्वायर्ड ऑफ। तो यहाँ पर दिया गया है सी इंक्वायर्ड फ्रॉम, जो बिल्कुल करेक्ट है। किसी व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए हम इंक्वायर्ड फ्रॉम का यूज करते हैं। इंक्वायर्ड फ्रॉम समवन, किसी व्यक्ति से पूछताछ करना, किसी की जानकारी मांगना। तो सी इंक्वायर्ड फ्रॉम द स्ट्रेंजर, उसने जो अजनबी व्यक्ति था उससे पूछा हु वाज ही एंड व्हाट ही वांटेड फ्रॉम हर, वह कौन है और वह उससे क्या चाहता है। तो सेम कंसेप्ट जो अभी हमने क्लियर कराया था कि अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है और वो सेंटेंस हमारा असर्टिव है, देन वी हैव टू पुट ऑल द वर्ड्स आफ्टर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, मतलब असर्टिव सेंटेंस हमें इसको बना देना है। तो हु वाज ही की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, हु ही वाज, ठीक है ना, हु ही वाज, ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट रहेगा और बाकी सब कुछ सेम। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, इसको टिक करिएगा। जिनका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, और 35 नंबर का क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बिना सोचे समझे नहीं देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल भी बिना सोचे समझे नहीं देंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग सर्च करिएगा और बड़ी गहनता से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। सी लिव्ड अननोन एंड फ्यू कुड नो व्हेन लूसी सीज टू बी, हु वाज लूसी ऑन whom वर्ड्सवर्थ रोट अ नंबर ऑफ ब्यूटीफुल लिरिक्स पोइम्स। ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा है, इस बात को थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा, इसको एनालाइज करना कि लूसी कौन थी, रियली में लूसी कौन थी। शी वाज ओनली एन इमेजिनरी गर्ल, शी वाज अ रियल गर्ल, और शी वाज द डॉटर ऑफ द फ्रेंड कॉलेज, और शी वाज हिज क्लासमेट, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। कल फिर मिलेंगे इस क्वेश्चन के साथ में और बाकी की क्लास के साथ में, सेम प्लेस सेम चैनल और सेम टाइम, ठीक है। तो सभी लोगों को गुड नाइट, थैंक यू, सी यू।